Hi people, this is me RJ Noor and you're watching RJ Noor Speaks, the ultimate solution for your all English problems. आज हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा। जब हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो हम पैसिव का यूज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये जो एक्टिव और पैसिव लिखते हैं तो उनकी मीनिंग होती क्या है। वर्ड मीनिंग यानी कि एक्टिव का मतलब है अलर्ट, एक एडजेक्टिव है, और पैसिव का मतलब है लेजी। ये तो हो गई इसकी वर्ड मीनिंग। अब हम जब भी पैसिव के बारे में बात करते हैं तो दो सवाल हमारे जहन में उभरते हैं कि भाई जब हमारे पास एक्टिव मौजूद है तो पैसिव की जरूरत क्या है, और जब पैसिव की जरूरत है तो हम करते क्यों हैं। तो इन सवालों का जवाब हम यहाँ पर देंगे। Why do we use पैसिव? सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है why do we use, मतलब हमारे पास एक्टिव है तो पैसिव की जरूरत क्यों पड़ती है। इन सवालों के जवाब नीचे हम लिखते हैं। सबसे पहले तो पैसिव की जरूरत तब पड़ती है when it is not necessary to mention the doer। doer का मतलब है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। एज क्यों, क्योंकि एज इट इज नोन, क्योंकि उसके बारे में हमें पता है। हु या व्हाट इट इज, यानी कि वो कौन सी चीज है या कौन सा शख्स है। सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला हो, उसको मेंशन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमें पता हो कि वो कौन है या क्या है, तब हम पैसिव यूज करते हैं। नंबर 2 पे है when we do not exactly know the doer या सब्जेक्ट, यानी जब हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि सब्जेक्ट कौन है या क्या है, और have forgotten, अब we have forgotten, या हमसे भूल हो चुकी हो, मतलब भूल गए हो कि वो कौन था। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को हम भूल चुके हों या फिर हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि काम करने वाला कौन है, तो तब हम पैसिव यूज करते हैं। नंबर 3 when the object is more important than subject, जब सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो तो वहां पर हम पैसिव यूज करते हैं। नंबर 4 में हम लिखते हैं when the result of action, कि कोई किसी भी एक्शन का जो रिजल्ट है इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो रिजल्ट निकला है किसी भी एक्शन का वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो बनिस्बत इसके कि उसको किया किसने हो, देन दी डूअर या सब्जेक्ट। और नंबर 5 पर है हमारा when the doer या सब्जेक्ट is general, यानी जनरल का क्या मतलब है। जनरली हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा होता है, वो होता है हमारा हम कह सकते टीचर यानी लोग। अब यहाँ पर देखिए मैंने 5 कंडीशंस शो की हैं। 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हमारी अप्लाई होगी तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव की बजाय पैसिव में लिखेंगे। सबसे पहला कि जब हमें पता हो कि भाई सब्जेक्ट कौन है और क्या है, कोई भी चीज हो सकती है, और उसका नाम लेना इतना वो जरूरी ना हो, तब हम पैसिव यूज करते हैं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि कौन है या क्या है। When we do not exactly know the doer or have forgotten the subject, यानी जब हमें एग्जैक्टली पता ना हो
कि सब्जेक्ट कौन है, या फिर हम भूल चुके हों कि सब्जेक्ट कौन था या किसने किया। When the object is more important than subject, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो। When the result of an action is more important than the doer या subject, यानी जब हम उस काम के नतीजे पर ज़्यादा गौर करें बनस्पत इसके कि वो किसने किया। When the doer या subject is general यानी people, जब हमारा सब्जेक्ट या काम करने वाला जनरल हो यानी कि लोग, जैसे हम कहते हैं लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अप्लाई होंगी तब हम पैसिव यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो एक्टिव में ही सही रहेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द लंच या कोई भी आपका मील हो हैज़ बीन कुक्ड, यानी कि लंच जो है वो पकाया जा चुका है। अब पकाया जा चुका है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंच इज कुक्ड, ठीक है। तो पकाया जा चुका है तो हमें पता है कि हमारे घर पे लंच कौन बनाता है, इसलिए उसको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। और यहाँ पर ये दूसरी चीज़ भी अप्लाई होती है कि भाई ऑब्जेक्ट वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें लंच चाहिए, वो चाहे किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो अम्मी ने बनाया हो या किसी बहन ने बनाया हो, तो उसका कोई भी हमारा हिसाब किताब नहीं है। इसमें दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। यहाँ पर हमें पता है कि लंच कौन बनाता है घर पे, और यहाँ पर हमें लंच चाहिए, यानी कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बनस्पत इसके कि किसने बताया। दूसरा एग्जांपल, द रोड्स आर स्वेप्ट एवरी डे, यानी कि जो रोड्स हैं उनकी सफाई की जाती है हर रोज रोड की सफाई की जाती है। रोड्स जो है वो हर रोज साफ किए जाते हैं। तो हमें पता है कि वहाँ पर सफाई करने वाले कौन होते हैं, और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन देयर नेम्स, मतलब उनका नाम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बनस्पत इसके कि हमें ये देखना है कि भाई रोड तो साफ हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इसी तरह का ही, द रबिश हैज़ बीन कलेक्टेड। अब आप कचरा वगैरह फेंकते हैं तो वहाँ पर एक कुछ जो लोग हैं वो कलेक्ट करने आते हैं डेली, तो आपको पता है कि वो कौन है और उनका ज़्यादा जिक्र करना इतना मुनासिब नहीं लगता। हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो कचरा वहाँ से उठाया जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई कचरा उठाया जा चुका है, और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन हु कलेक्टेड द रबिश। इस तरह से और एग्जांपल्स लिखते हैं। एक एग्जांपल है, द मिनिस्टर वॉज मर्डर, यानी कि मिनिस्टर का कत्ल हुआ, मिनिस्टर का कत्ल किया गया या हुआ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो है वो हमें नहीं पता कि किसने किया है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हम या फिर किसी ने बताया भी होगा तो हम भूल चुके होंगे, लेकिन हमें ये याद है कि मिनिस्टर का कत्ल हो चुका, ठीक है, उसको मर्डर किया गया, लेकिन हम जो है वो एग्जैक्टली डू नॉट नो कि हु इज द सब्जेक्ट और डूअर, और हैव फॉरगॉटन द सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं, यू विल बी मेड एट द, अब स्टेशन लिखिए तो लिखिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपसे मिला जाएगा। स्टेशन पे आप जब उतरेंगे तो वहाँ आपको कोई ना कोई शख्स आके मिलेगा, यानी कि हमें वो नहीं याद कि वो कौन आएगा, या फिर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, या फिर हम भूल चुके हो, किसी ने बताया भी वो फला शख्स आएगा, लेकिन आपसे मिला जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं कि भाई 3 people were killed या injured in blast, यानी एक बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो है वो उसका रिजल्ट क्या निकला। तो नतीजा हमारे पास ये है कि भाई उस बम ब्लास्ट में 3 लोग जो है वो मारे गए या फिर जख्मी हो गए। हमें ये इस पे जो है वो इस पे फोकस नहीं करना कि वो किसने किया, वो तो एक बात की बात है, लेकिन अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है कि रिजल्ट क्या निकला ब्लास्ट का। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो हम इसमें लिखते हैं हमारे।
पैसिव में। उसके बाद अगर हम ये कहें कि अ न्यू लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट हियर, यानी एक नई लाइब्रेरी बनाई जा रही है। अब लाइब्रेरी बनाने वाले कौन है, क्या है, कुछ जो भी हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें रिजल्ट देखना है कि भाई हमें एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि अभी बनाई जा रही है। तो ये भी हमारा पैसिव हो गया। या फिर हम ज़्यादातर ये तो आप यूज़ करते होंगे या देखते होंगे, ऑल द फ्रूट हैज़ बीन सोल्ड, यानी सारा फ्रूट बेचा जा चुका। बेचा जा चुका मतलब वो उसे खरीदने वाले कौन है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती। हमें नतीजा ये चाहिए था कि जब हम सुबह निकले हैं तो शाम तक वो फ्रूट जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज़ जो लास्ट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज़ नोन दैट fruit is good, यानी कि ये जाना जाता है। जाना जाता है मतलब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि भाई सच अच्छा है। अब यहाँ पर ये जो मैंने इस्तेमाल किया है वो एक जनरल सी चीज़ है कि मतलब लोगों को पता है कि ये चीज़ अच्छी है। या फिर हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, इट इज़ सेड दैट, कहते हैं, कुछ भी कहें तो कहने वाले कौन होते हैं, वो लोग ही होते हैं, पीपल होते हैं, इसलिए हम उसको पैसिव में यूज करते हैं। यहाँ पर हम पीपल से लिखते हैं एक्टिव में, उसको फिर इट इज सेड करते हैं। या फिर हम ऐसे, जैसे मुझे 9th क्लास और मैट्रिक क्लास का एक लेसन का याद आ रहा है, ही इज नोन एंड रेस्पेक्टेड, उसे जाना भी जाता है और इज्जत भी दी जाती है इस चीज के लिए, फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। एक लेसन की लाइन है, मुझे यहाँ पर याद आ गई तो यहाँ पर। अब उसको जो है वो रेस्पेक्ट भी दी जाती है और उसको जाना भी जाता है, लेकिन अपने जस्टिस और विजडम के हवाले से। तो उसको कौन देता है रेस्पेक्ट और कौन जानते हैं, यानी कि लोग जानते हैं, लोग उसको रेस्पेक्ट देते हैं उनके विजडम और जस्टिस के बारे में। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जनरली जो यूज होती हैं तो हम उसमें पैसिव इस्तेमाल करते हैं। अब नोट करने की बात ये है कि अमूमन हमारे पास जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये मिस्टेक करते हैं। नोट करने वाली बात ये है कि भाई रीवर्डिंग, अगर हम रीवर्डिंग करते हैं, रीवर्डिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट पैसिव। सिर्फ रीवर्डिंग कर देना वो पैसिव नहीं कहलाता। उसमें वो सारी कंडीशंस जो मैंने अभी 5 आपको बताई हैं वो अप्लाई होनी चाहिए। दूसरा कि सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी जो मीनिंग निकल रही है सेंटेंस की पैसिव में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें जो सेंस छुपा हुआ है वो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ कि जहाँ पर हमारा सेंसिबल सेंस जो सेंटेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं, आई ईट अ मील, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। अब आमतौर पे इसका जो रीवर्डिंग है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पैसिव, अ मील इज ईटन बाय मी। अब यहाँ पर देखिए मैंने रूल्स के हिसाब से रीवर्डिंग तो कर ली, लेकिन ये कोई सेंसिबल चीज नहीं बन गई। आई ईट अ मील यानी कि मैं खाना खाता हूँ। अब इसकी मीनिंग अगर मैं कहूँगा तो वो भी सही होगी, लेकिन सेंस वाइज गलत होगी। जैसे मैं कहूँ कि खाना मेरे जरिए खाया जाता है। अब ये सेंटेंस जो है वो आप अपनी लाइफ में ऐसे यूज नहीं करते कि खाना मेरे जरिए खाया जाता है या खाना मेरी अम्मी के जरिए पकाया जाता है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर मीनिंग तो सही है और रूल्स भी सही है, लेकिन सेंस नहीं बन रहा, तो इसको हम हमेशा एक्टिव में ही लिखेंगे। उसको जो है वो ज़बरदस्ती का पैसिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं होगा।
सिर्फ रीवर्डिंग होगी, सेंसिबल सेंटेंस वो नहीं बनेगा, इसको आई टर्मिंग में ही लिखेंगे, बशर्ते कि वहाँ पर वो जो 5 मैंने अभी आपको बताई है कंडीशंस वो अप्लाई हो। अब इसमें एक चीज़ होती है कि हम जो है वो आखिर में बाय लगा देते हैं, लेकिन बाय से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक्टिव का जो फॉर्म है वो कैसे होता है और पैसिव का हम फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव हमारा हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब होता है किसी से टेंस में तो वो हम लगाते हैं, अदरवाइज वो हम डायरेक्ट मेन वर्ब पर जाते हैं यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब पर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। अगर हम किसी पैसिव को यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट हम पहले लगा देते हैं एज ए सब्जेक्ट, और उसके बाद जिस भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें मिला होगा तो हम वो वहाँ पर लिखते हैं, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पैसिव में जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हेल्पिंग पैसिव में, ठीक है, यानी कि हर टेंस का अलग अलग पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं और उसके बाद हम ऑप्शनल है कि भाई बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं तो फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल क्यों है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप ये समझ लें कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस होगा, उसके बाद मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस जिसमें एक्टिव मिला होगा वही हम रिपीट करेंगे। उसके बाद उसी लिहाज से हम पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वो एडिशनल होगा। उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट, या कभी कभी बाय नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते। हम बाय जब लगाते हैं तो वहाँ पर हमारा ये है कि हम अगर मैं लिखूँ व्हेन टू यूज बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कब हम सब्जेक्ट और बाय वगैरह लगाते हैं। वैसे तो हम इसको एजेंट बोलते हैं, व्हेन इट इज एजेंट, ठीक है, हम बाय लगा के फिर एजेंट लगाते हैं कि जिसने किया। इन ऑर्डर टू क्लियरिफाई, यानी वो हम क्लियरिफाई करते हैं क्या, एनी फर्दर कह सकते हैं क्वेश्चंस, अगर कोई रेज होना एक्सपेक्टेड है, डाउट है, कोई भी डाउट्स वगैरह हो, या कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है बाय ना लगाने से, तो फिर हम वहाँ पर ये बाय लगाते हैं, अदरवाइज वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द रूम वॉज फिल्ड, यानी रूम भर गया। अब यहाँ पर रूम वॉज फिल्ड, रूम भर गया, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन भी पैदा होता है, डाउट भी क्लियर नहीं होता और कंफ्यूजन क्लियर होता है, पैदा होता है कि भाई रूम भर तो गया लेकिन किस चीज़ से, तो वहाँ पर हम बाय जरूर लगाते हैं। द रूम वॉज फिल्ड बाय, यानी रूम जो है वो धुएं से भर गया, तो ऐसी सूरत हाल में हम बाय जरूर लगाते हैं। जैसे मैं लिखूँ आई वॉज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया। और रोका गया तो क्यों रोका गया, किसने रोका, ठीक है, बाय द सिक्योरिटी, यानी मुझे सिक्योरिटी ने रोका, गेट कीपर ने रोका, किसी भी शख्स ने रोका, तो वहाँ पर डाउट्स और क्वेश्चंस और फर्दर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम बाय जरूर लगाते हैं। इस तरह से हम एक दूसरा लिखते हैं, दैट पेंटिंग वाज मेड, पेंटिंग बनाई गई। पेंटिंग बनाई गई तो पेंटिंग बनाने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन हम जिस पेंटिंग की बात करते हैं तो वो है फॉर एग्जाम्पल पिकासो। पेंटिंग पिकासो के जरिए बनाई गई है। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर कोई फर्दर कंफ्यूजन या क्वेश्चन या डाउट्स वगैरह एक्सपेक्टेड हो, तवक्को हो कि भाई कोई पूछेगा कि कौन है क्या है, तो वहाँ पर हम बाय और एजेंट लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज
हम नॉर्मली जो सिचुएशन से रूल्स फॉलो होते हैं तो उसमें हम कभी भी ये यूज़ नहीं करते। अभी हम पैसिव रूल्स की बात करते हैं कि जब एक्टिव सेंटेंस में कोई चीज़ हमें मिली हो किसी भी टेंस में तो वो चीज़ पैसिव में कैसे यूज़ होगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ब फॉर्मेशन उसकी लिखी है, पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा। वो आप किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिया है कीप, ठीक है, तो उसको ही हम चेंज करके आपको रूल्स बताते जाएंगे। सबसे पहले टेंस में सिंपल प्रेजेंट आता है और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कीप या कीप्स होता है ही शी के और सिंगुलर नाम नेम के साथ। उसका पैसिव बनता है इज एम आर एडिशन लगा के, उसके बाद थर्ड फॉर्म कैप्ट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें हम इज एम आर और इन फॉर्म यूज करते हैं, तो उसमें हम इज एम आर के बाद जो एडिशन पैसिव की करते हैं वो होती है बीन, और बीन के बाद हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म से। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव और हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में हैव और हैज सेम। उसके बाद पैसिव की जो हेल्पिंग एडिशन होगी वो होगी बी और थर्ड फॉर्म सेम। ये हो गया हमारे सिर्फ प्रेजेंट के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव कभी होता नहीं। अभी हम सिंपल पास्ट की तरफ जाते हैं। सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, उसमें पैसिव का जो एडिशन होता है वो होता है वाज होगा और थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें वाज और वर्ब के बाद हम कीपिंग यानी इन फॉर्म लगाते हैं, तो वाज और वर्ब सेम लगेंगे, लेकिन उसमें वही जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एडिशन की थी, इसमें भी सेम ही करेंगे, बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म सेम। पास्ट परफेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म आता है, तो हेड सेम ही लगेगा, और पैसिव की जो एडिशन हेल्पिंग फॉर्म होगी वो होगी बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म सेम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी होता नहीं है, तो हम डायरेक्ट फ्यूचर की तरफ जाएंगे। सिंपल फ्यूचर में विल या शैल भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो विल शैल सेम लगेगा, उसके बाद पैसिव का एडिशन होगा बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और थर्ड फॉर्म देते हैं, तो विल हैव सेम, और जब भी हैव आएगा तो उसके बाद पैसिव एडिशन बी होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म में अगर कोई चीज़ आ चुकी है जैसे टू कीप, टू राइट, ऐसे तो हम टू के बाद पैसिव का जो एडिशन है वो हम बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो टू हैव जब आएगा तो फिर पैसिव एडिशन बी होगा और थर्ड फॉर्म सेम होगी। ये हमारे हो गए टेंसेस और इन्फिनेटिव के। अभी हम दूसरी लिस्ट आपके सामने पेश करते हैं जिसमें हम कुछ मजीद जो है वो एडिशन सीखेंगे। अभी एक दूसरी लिस्ट है, यहाँ पर हमने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंट फॉर्म, जैसे कीपिंग है, तो जब भी आएगा तो हम उसमें एडिशन करेंगे बीइंग की और थर्ड फॉर्म उसका। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल अगर आएगा जैसे हैविंग केप्ट, तो हैविंग के बाद हम एडिशन करेंगे बीइंग की और थर्ड फॉर्म सेम। उसके बाद प्रेजेंट कंडीशनल, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस सिखाए थे, तो उसमें आप दोबारा से देखें तो प्रेजेंट कंडीशनल का आपको सेंस समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझें कि वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा या शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वुड या शुड देके उसके बाद एडिशन बी और केप्ट हमारा थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंडीशनल भी आपको सिखा चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो उसमें वुड हैव केप्ट आता है, तो वुड हैव सेम, और उसके बाद जो एडिशन आती है हेल्पिंग वर्ब की वो होती है बीन और केप्ट थर्ड फॉर्म। अब मॉडल वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, मैंने चंद जो है वो आम जो कॉमनली यूज होते हैं तो वो मैंने लिखे हैं। तो उनका सेम ही रूल है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और हैव टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है कीप का। तो सारे मॉडल वर्ब्स जो जैसे आएंगे तो उसी सेंटेंस में उसी तरह से रिपीट करेंगे। जैसे कैन होगा तो कैन, लेकिन उसके बाद जो एडिशन आती है सबके साथ हम सिर्फ बी लगाते हैं। जैसे कैन तो कैन बी कैप्ट, कुड होगा तो कुड बी कैप्ट, अगर मे होगा तो मे बी कैप्ट, माइट होगा तो माइट बी कैप्ट, मस्ट होगा तो मस्ट बी कैप्ट, शुड होगा तो शुड बी कैप्ट, और हैव टू होगा तो हैव टू बी कैप्ट। इस तरह से बहुत सारे और भी मॉडल वर्ब्स हैं जो कि आप देखते हैं और यूज़ करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बी आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स, जिसके तहत हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा सेंटेंस आपको बताएंगे, हर टेंस का, और हर जो भी मैंने अभी रूल्स लिखे हैं तो उसमें कंप्लीट सेंटेंस आपको कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।